Hello, buddies. So, in this particular video, we are going to discuss 10 key terminologies of Indian economy for prelims 2025. Without any further shit, let's start with which of the following terms we are going to cover. First is quantitative easing, second is Phillips curve, third is twin deficit, fourth is base effect, fifth is capital account convertibility, sixth is stagflation, seventh is yield curve, eighth is liquidity trap, crowding out effect, spatial drawing rights, and finally we'll have a practice question. So let's do it very quickly to get a basic understanding of what these terms means. Yes. So first is first is quantitative easing. So let's see. Quantitative easing basically means when central banks purchase the financial assets of the government to inject liquidity into the economy. So एक चीज़ बोली हमने कि जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का सेंट्रल बैंक, इट मे बी RBI इन केस ऑफ इंडिया और US फेड जो फेडरल रिजर्व है US का, वो क्या करता है, वो बाई करता है और परचेज करता है फाइनेंशियल एसेट्स को. फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी फाइनेंशियल एसेट्स? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं. आपको पता है जब भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, मार्केट से पैसा रेज करती है. तो जब भी सेंट्रल बैंक को मार्केट में पैसा वापस से इंजेक्ट करना है तो वो क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट की उनको बाय करेगा लोगों से कि भाई आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो एक काम करो मुझे दे दो, मैं आपको पैसा देता हूँ. तो इसके थ्रू इट विल इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी. ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वांटिटेटिव ईजिंग. भाई क्वांटिटी जो है पैसे की वो ईज हो गई. ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखो 2008 का 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर क्या हुआ, जो फेडरल रिजर्व था US फेड, उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग करी थ्रू बाइंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स. गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करके, ठीक है. और आप देखें 2023 में RBI ने बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय किया और फिर लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया इकोनॉमी के अंदर, राइट. सो ये होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग. लेट्स गो टू नेक्स्ट टर्म, फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व क्या कहता है? फिलिप्स कर्व ये कहता है कि भाई इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है. कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन. इसका मतलब ये, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, राइट, या फिर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. So in a way you can say that inflation helps control unemployment in the country. So some sort of inflation is healthy, right? जैसे कि 2020 के अंदर लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ ड्यू टू डिमांड शॉक. भाई डिमांड नहीं थी इकोनॉमी के अंदर क्योंकि सब के सब घरों के अंदर बैठे हैं, तो डिमांड कहाँ से आएगी? डिमांड नहीं थी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, राइट. तो बट वहाँ पे केस में एक चीज़ और हुई कि इन्फ्लेशन केप्ट ऑन राइजिंग. इन्फ्लेशन केप्ट ऑन राइजिंग, ये आपको हम वो सिनेरियो बता रहे हैं कि जहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी कम नहीं हो रहा. ये तब होता है जब प्रॉब्लम सप्लाई साइड से आती है. इन्फ्लेशन दो तरीके से बढ़ता है, एक होता है डिमांड साइड से और दूसरा होता है सप्लाई साइड से. तो अगर सप्लाई साइड हमारी फ्लो नहीं कर रही है, वहाँ पे सप्लाई साइड पे कोई ना कोई डिसरप्शन है, तो क्या होगा, माल मार्केट में नहीं आएगा, तो एग्जिस्टिंग माल की जो कीमत है वो बढ़ेगी. तो इस कारण भी इन्फ्लेशन होता है. बट फिलिप्स कर्व ये कहती है दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. और देयर इज ऑल्सो अ एक्सेप्शन टू फिलिप्स कर्व, जो हमने अभी आपको बताया कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहा. वो कब होता है? जब सप्लाई साइड इंटरवेंशन, सप्लाई साइड से आपका डिसरप्शन होता है. थर्ड टर्म होती है हमारी ट्विन डेफिसिट. ये क्या कहती है? ट्विन डेफिसिट occurs when a country simultaneously
साइमल्टेनियसली दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। कौन सी दो चीज़ें? देयर इज़ अ फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, ठीक है, और उसके साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो उसको कहते हैं हम ट्विन डेफिसिट, राइट। जैसे 2012-13 आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 2012-13 के अंदर फिस्कल डेफिसिट रीच्ड 4.9% ऑफ द GDP, which was one of the highest prior to COVID, right? And current account deficit also surged to 4.8% of the GDP. And this scenario was labeled as twin deficit for Indian economy, right? तो दो चीज़ याद रखनी है, कौन से डेफिसिट बढ़ेंगे? फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, दोनों मिल जाएंगे तो ट्विन डेफिसिट कहते हैं इकोनॉमी पार्लेंस में। फोर्थ आता है बेस इफेक्ट। ये क्या चीज़ है? देखो, जब भी हम कोई डेटा कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम इन्फ्लेशन का डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर जीडीपी हमारी कितनी बढ़ी है, जब हम उसका डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसी बेस के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई 2008-9 के अंदर प्राइसेस क्या थी और 2023-24 में प्राइसेस क्या है पर्टिकुलर इकोनॉमी, पर्टिकुलर गुड्स की। तो हम देखते हैं कि भाई इसको हम मानते हैं बेस 100, तो यहाँ माने कि भाई जैसे कि 110 रुपये हो गई, तो 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया, 10% राइज इज देयर, ओके। सो कोई ना कोई बेस होगा। सो बेस इफेक्ट मीन्स डिस्टॉर्शन इन डेटा कंपैरिजन ड्यू टू अनयूजुअल वैल्यूज इन द बेस ईयर, ठीक है। अगर आपको पता होगा Q1 ऑफ 2021 एंड 2022, इंडियाज GDP इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट शोड शार्प रिबाउंड ऑफ 20.1% ऑफ। अब बोलो 20% कोई GDP बढ़ती है क्या? बट ये क्यों हुआ? ये हुआ था बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट। लो बेस इफेक्ट, राइट, which was the severe contraction that Indian economy faced in year 2020-21 due to COVID. जब हमने देखा it was -24.4%, right? So बेस इफेक्ट की वजह से कई बार हमारा डेटा डिस्टॉर्ट भी हो जाता है, इसलिए बार बार जो बेस ईयर है या फिर बेस ईयर के बेसिस पे जो हमारे एडजस्टमेंट्स हैं वो होते रहते हैं। जो हमारा CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो बाद में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, वो इन चीज़ों को देखता है। फिफ्थ हमारी टर्म है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो एक चीज़ पता लग रही है कि कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। कौन सी चीज़ कन्वर्ट हो रही है? कोई कैपिटल। तो कैपिटल से आप क्या समझते हो? कैपिटल से हम समझते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है, ये हमारे कैपिटल में आती हैं। तो जब भी देयर इज अ फुल फ्रीडम टू ट्रांजैक्ट एसेट्स, स्पेशली फॉरेन करेंसी फॉर कैपिटल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि कोई मशीनरी बाय करनी है हमको तो वो कैपिटल एसेट है हमारी, ठीक है। कोई लैंड बाय करनी है वो एक कैपिटल एसेट है हमारी, राइट। तो जब लैंड को बाय करने के लिए जैसे कि कोई फॉरेन कंपनी है पेप्सिको, अब पेप्सिको को दिल्ली NCR के पास में 1000 करोड़ की लैंड बाय करनी है। अब उसके पास 1000 करोड़ रुपए तो नहीं है, क्योंकि पेप्सिको जो है वो US बेस्ड कंपनी है, तो उसके पास क्या होंगे? डॉलर्स। तो वो आएगा RBI के पास, वो बोलेगा भैया मुझे 1000 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपको 1000 करोड़ के डॉलर दे रहा हूँ। तो RBI बोलेगा भाई एकदम से हम डॉलर नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर हमने इतना सारा रुपया रिलीज़ कर दिया तो हमारी जो इकॉनमी है, हमारी इन्फ्लेशन है, वो इफेक्ट हो सकता है। और RBI जो है वो हर बार कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस रखता है कि भाई इतने
इतने % ही हम आपको एक्सचेंज में दे सकते हैं। कि लेट्स से 1,000 करोड़ वो मांगने आया तो आरबीआई ने सिर्फ 500 करोड़ दिए, क्योंकि भाई लिमिटेशन है हमारे, इंडिया फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं करता। आपको ये बात पता है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हम फुली अलाउ नहीं करते। हम किसको अलाउ करते हैं? करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट को हमने फुली कन्वर्टेबल कर रखा है कि भाई आपको अगर कोई सिक्योरिटीज बाई करनी है। करंट अकाउंट क्या होता है? जहाँ पे एसेट्स लेस देन 1 ईयर के लिए ओन की जाती है। जैसे कि आपने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करनी है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करने के लिए आपको लेट्स से 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, बट वो एक साल के अंदर अंदर सेटल होने वाली है, तो आरबीआई दे देगा। बट लैंड बाय करने के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए आरबीआई नहीं देता। उसका रीज़न भी बहुत बड़ा ये है कि लेट्स से कि आज तो इन कंपनीज़ को लग रहा है कि भारत के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ है, तो इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की लैंड बाय कर ली, ठीक है। अब फिर इनको कल लगा कि भाई जैसे अभी HPMV वायरस चल रहा है, तो इनको लगे कि नहीं, भारत की जो इकोनॉमी है वो इससे हैम्पर हो सकती है और लेट्स मूव आवर मनी टू चाइना। तो क्या करेंगे? एकदम से ये चीज़ें सेल करके बाहर भाग जाएंगे। तो अगर इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बाहर के लोगों के पैसे पे, तो जब भी ये लोग बाहर मूव करेंगे, जैसे इंडिया इकोनॉमी से अपना पैसा निकालेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी कैन सफ़र ड्रास्टिकली। जैसे कि आपको पता है एशिया में हुआ था, जो ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो इसीलिए था कि पहले तो उसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर, बट जब उन पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, तो उन्होंने अपना पैसा मूव किया। और जब मूव किया तो वो इकोनॉमीज पूरी तरह डिपेंडेंट थी उनके पैसे पे, आउटसाइड मनी पे, तो वो कोलैप्स कर गई। तो आरबीआई कभी नहीं चाहेगा कि इंडियन इकोनॉमी इतना ज़्यादा बाहर के पैसे पे डिपेंडेंट हो जाए, इसलिए वो फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं करते। हाउएवर, in the economic circles, in the financial circles, there's a debate that India must allow for capital account convertibility. So this is what we call capital account convertibility. जो तारापुर कमेटी थी 1997 की, उसने बोला था कि इट शुड बी फुली कन्वर्टेबल। फिर आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या कहता है कि भाई हाई इन्फ्लेशन प्लस स्टैगनेंट ग्रोथ। तो जनरली हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन करस्पॉन्ड्स विद ग्रोथ, कि जैसे जैसे ग्रोथ आ रही है कंट्री के अंदर, वैसे वैसे जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस आल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर पैसा फ्लो हो रहा है, तो मार्केट में पैसा फ्लो होता है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ती है, वो लोग और चीज़ें खरीदते हैं, तो ग्रोथ भी होती है, ठीक है। तो पैसा फ्लो करता है तो ग्रोथ होती है। बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है इकोनॉमी के अंदर कि इन्फ्लेशन तो बढ़े जा रहा है, महंगाई बढ़े जा रही है, बट ग्रोथ नहीं बढ़ रही। ग्रोथ नहीं बढ़ रही या फिर स्टैगनेंट है, या फिर कई बार डिक्लाइन भी कर रही है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैग स्टैंड्स फॉर स्टैगनेंट ग्रोथ विद इन्फ्लेशन। जैसे 1970s के अंदर देयर वाज अ ऑयल क्राइसिस विच लेड टू स्टैगफ्लेशन इन US। तो तभी ये जो टर्मिनोलॉजी है, तभी ये बहुत फेमस हुई 1970 के अंदर, जब स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन देखी गई US के अंदर, कि भाई US इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, महंगाई बढ़े जा रही है, बट ग्रोथ नहीं बढ़ रही। जहाँ पे राइजिंग ऑयल प्राइस के कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ता गया, बट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लो ही रही, ठीक है। तो तब ये हमारी जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत पॉपुलर हुई। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी यील्ड कर्व। देखें यील्ड कर्व क्या होता है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा बॉन्ड को। बॉन्ड एक तरीके का अश्योरेंस है। बॉन्ड को हम बोलते हैं एक डेट इंस्ट्रूमेंट, कि जैसे हमको कहीं से मार्केट से पैसा लेना है, तो हम एक अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि देखो भाई आप। So yes, we were discussing about yield curve, right? So in the yield curve, one second, yes. So in the yield curve, there is this graph. एक ग्राफ होता है ये हमारा y axis and x axis. This graph represents the relationship between interest rates
एंड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक तरफ होगी इंटरेस्ट रेट्स कि भाई इंटरेस्ट रेट्स कितनी है, अभी 2% है, 4% है, 6% है, 8% है, या वट एवर इट इज़। एंड व्हाट इज़ द मैच्योरिटी पीरियड कि भाई ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 5 साल, 10 साल तक या इससे भी ज़्यादा के बॉन्ड होते हैं, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट क्या है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस। मार्केट जो है, द इनविजिबल हैंड्स हैं सप्लाई और डिमांड के, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि पर्टिकुलर इकोनॉमी आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत सारी फैक्टर्स को अकाउंट करता है। आपको पता होगा कि अभी ये HPMV वायरस आया, अभी इसका इतना बड़ा मतलब WHO ने भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला है, चाइना ने भी सच ये ऐसा नहीं बोला है कि इट हैज़ बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, और ऐसे कोई लक्षण भी नहीं है इसके। बट मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है सेंस ऑफ कि पेसिमिज्म, कि हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर चीज़ें वर्स हो सकती हैं। तो क्या हो गया, आपने मार्केट ने उस चीज़ को फैक्टर इन किया, और स्टॉक मार्केट्स के अंदर और डिफरेंट मार्केट्स के अंदर हमको करेक्शन फेस करने को मिला। तो मार्केट हमेशा आने वाले समय को एक्सपेक्ट करता है कि आने वाले समय के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होंगी। तो यील्ड कर्व को देख के हम ये समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करने वाली है। जैसे कि इसके टाइप्स की बात करें हम, तो फर्स्ट होता है अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी न्यूज़ में रही है। अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व ये बताती है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो हैं हमारे, जैसे कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी होते हैं 1 साल 2 साल वाले, और एक होते हैं 10 साल वाले, 20 साल वाले, है ना। तो जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स आर हायर, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैव हायर इंटरेस्ट रेट्स देन द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, it indicates that market is expecting the economic to grow। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि लंबे समय के अंदर ये देश इस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होने वाली, इसलिए वो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों को ज़्यादा बाय कर रहे हैं, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए उसकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रही है, राइट। तो ये होता है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। और ये दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। बट हमने रिसेंट टाइम्स में क्या देखा? इन्वर्टेड यील्ड कर्व, और ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में थी। इन्वर्टेड यील्ड कर्व, इसमें क्या होता है कि जनरली इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देंगे एज़ कम्पेयर टू लो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। उसका रीज़न भी है कि इतना समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप देखोगे FD के अंदर आपको पैसा ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि आप लंबे समय के लिए अपने पैसे को पार्क कर रहे हो। बैंक को भी आप मौका दे रहे हो कि वो आपके पैसे के थ्रू और अर्न कर पाए, राइट। बट इन्वर्टेड यील्ड कर्व कब होता है? जब शॉर्ट टर्म जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगते हैं एज़ कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। सो द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स give higher interest than the long term bonds, and this creates a peculiar situation in the country which signals a potential economic recession। कि मार्केट को ये लग रहा है कि देखो लंबे समय में कुछ पता नहीं है इस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर क्या होने वाला है। ये तब ऐसा होता है जब उनको किसी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, जैसे कि इनस्टेबल गवर्नमेंट है। अगर अब भारत के अंदर लेट्स से कि ऐसी सरकार आ जाए जहाँ पे मिली जुली सरकार है और पता नहीं कि कब प्राइम मिनिस्टर को गद्दी छोड़नी पड़े, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट में आप देखोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अभी इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं आने वाली। हो सकता है आने वाले समय के अंदर प्राइम मिनिस्टर हट जाए, ये पर्टिकुलर सरकार जो है, पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर हो जाए, तो उस केस के अंदर वो लॉन्ग टर्म चीज़ें बाय नहीं करेंगे, वो शॉर्ट टर्म में खेलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी रहेगी या फिर वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। अगर किसी भी कंट्री के अंदर यील्ड कर्व इन्वर्ट हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी को लेकर, और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं करना चाहते। और आपको पता है कि जब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसकी जो
इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगे। तो ये बहुत ख़राब सिचुएशन मानी जाती है। थर्ड होता है हमारा फ्लैट यील्ड कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर से होते हैं कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड दोनों सिमिलर है, तो इसमें क्या होता है, अनसर्टिनिटी इंडिकेट करता है ये कि पता नहीं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर चीज़ें सिमिलर सी हैं। तो 2023 के अंदर हमने देखा, ठीक है, जो है अपवर्ड स्लोपिंग होने लगा। वापस से जब इकोनॉमी ने रिबाउंड किया, देर वॉज दिस पेंट अप डिमांड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमने ग्रोथ देखी 2023 के अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टर का वापस से कॉन्फिडेंस आने लगा इकोनॉमी के अंदर, तो हमने देखा कि दी यील्ड कर्व बिकेम अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और जो कोविड के टाइम था चीज़ें इनवर्ड यील्ड कर्व हो चुकी थी। अब है लास्ट हमारा 8th टर्मिनोलॉजी विच इज़ लिक्विडिटी ट्रैप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रैप, किस चीज़ को ट्रैप हुआ है? लिक्विडिटी ट्रैप occurs when the interest rates, here IR means interest rates, are very low। ठीक है, जो आपके ब्याज दर है वो बहुत ही कम है कंट्री के अंदर। ठीक है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि कोई भी हमारे जैसे RBI है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, वो बताता है कि भाई आपकी कंट्री के अंदर CRR कितना होगा, रेपो रेट कितनी होगी, उसके हिसाब से बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं। तो व्हेन द मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव बिकॉज पीपल प्रिफर टू होल्ड कैश रादर देन टू इन्वेस्ट और बोरो। इंटरेस्ट रेट पहले ही लो है कंट्री के अंदर, अब RBI जो है या फिर US फेड है या फिर कोई भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, वो चाह के भी अपने इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज पीपल आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट और टू बोरो, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद ये पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो डिमांड है वो इतनी नहीं बढ़ने वाली है, फिर वो दे अनसर्टेन, तो ये लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये MCQ में ज़रूर आ सकता है UPSC के अंदर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट लो इंटरेस्ट रेट्स फेल टू स्टिमुलेट डिमांड, कि सस्ते ब्याज दर पे पैसा मिल रहा है मगर लोग पैसा ही नहीं ले रहे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई पैसा ले करे क्या, इस पैसे को आगे तो ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं है हमारे। सेकंड, जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस, दे अवॉइड बोरोइंग ड्यू टू अनसर्टिनिटी, राइट। 2023 के अंदर RBI ने बहुत इंटरेस्ट रेट कट की। ठीक है, MSMEs जो है हमारी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनके लिए, ताकि वहाँ पे ग्रोथ रिबाउंड हो, बट स्टिल दिस सेक्टर रिमेंड वीक एज द डिमांड इन द मार्केट वॉज सबड्यूड। तो MSME सेक्टर के अंदर वो हमको ग्रोथ नहीं दिखी और वहाँ पे चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई, बल्कि RBI ने बहुत ज़्यादा ये एफर्ट किए थे अपनी तरफ से कि उनको लो दर पे इंटरेस्ट मिले, मतलब क्रेडिट मिले। नेक्स्ट इज़ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्राउडिंग आउट क्या होता है, जब गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है पैसा बाय करती है गवर्नमेंट मार्केट से, व्हेन हाई गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर प्राइवेट सेक्टर। भाई देखो, जैसे कि किसी भी कंट्री में, जैसे हम 100 लोग हैं इस देश के अंदर, तो 100 लोग में से 50 लोग हम मानते हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा बाहर देना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कि भाई मेरा पैसा ले लो और मेरे पैसे को ग्रो करके दे दो। तो अपना पैसा लोग किसको दे सकते हैं, गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट मेरा पैसा ले ले और मुझे उस पर ब्याज दे दे, या फिर किसी प्राइवेट को भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट को देना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर क्या है, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है कि भाई गवर्नमेंट कभी डूब नहीं सकती, तो गवर्नमेंट का पैसा तो हमको आने ही आना है। प्राइवेट पे लोग थोड़ा हेजिटेंट होते हैं, इसलिए आपको देखोगे कि गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हमेशा कम होती है और प्राइवेट की ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइवेट को पैसा हमेशा बड़ी दर पे मिलता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग कर लेती है, लेट्स से कि इस पर्टिकुलर 50 लोगों ने सोचा कि हम लोग 100 करोड़ रुपए मार्केट में लेंड करेंगे, और इस साल गवर्नमेंट को लगा कि भाई हमें ज़्यादा हमारा को ज़्यादा स्पेंड करना है, तो उन्होंने ज़्यादा बोरो किया, तो वो सारा पैसा गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमको भी 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो सारा 100 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट को दे दिया।
तो उस केस में प्राइवेट के पास कोई पैसा नहीं रहा। अब ये कहाँ से बोरो करेंगे? तो जब गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बोरो करती है मार्केट के अंदर, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, राइट। जिससे कि क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट। अब वो क्या बोलेंगे लोग कि भाई प्राइवेट को तो हम तब देंगे जब प्राइवेट वाला हमको 30% इंटरेस्ट देगा, और 30% पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए बोरो करना। तो इस सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट की ज़्यादा बोरिंग के कारण प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, प्राइवेट जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके पास पैसा नहीं रहता है कि वो कहाँ से मनी लैंड करें, या फिर वो जो मनी लैंडिंग है वो बहुत हायर इंटरेस्ट रेट पे होती है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स आर मोर एंड प्राइवेट प्लेयर्स नीड मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, फॉर बिजनेसेस, फॉर फैक्ट्रीज एंड नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमिक साइकिल चलती है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा लास्ट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो SDR बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। SDR इज अ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। इट इज़ अ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय हु? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किस लिए? टू सप्लीमेंट फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। तो जितने भी मेंबर हैं IMF के, वो सारे मेंबर्स अपने पर्टिकुलर फॉरेक्स रिजर्व वहाँ पे बनाते हैं, एक रिज़र्व बनता है, और इस SDR की वैल्यू जो है वो एक बास्केट ऑफ करेंसीज द्वारा डिसाइड होती है। इस बास्केट ऑफ करेंसीज में कौन कौन सी आती हैं आपको पता होगा। US डॉलर है, यूरो, जैपनीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, युआन, ठीक है, चाइनीज़ युआन या फिर NBP। तो ये सब उसमें आती हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू बूस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी। जब भी किसी कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है फॉर स्टिमुलेटिंग इट्स इकोनॉमी, जब भी किसी कंट्री के अंदर ग्रोथ कम होती है तो IMF उसको हेल्प करता है, ठीक है, कि वो पैसे बोरो करके या फिर SDR का यूटिलाइज करके अपनी इकोनॉमी को वापस से रिबाउंड कर सकती है। तो यहाँ पे इसका पर्पस होता है टू बूस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी। सेकंड, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वेरियस कंट्रीज ड्यूरिंग क्राइसिस, राइट। तो 2021 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये चीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी। IMF ने एलोकेट किए थे अराउंड $650 बिलियन इन SDR टू हेल्प द मेंबर कंट्रीज रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ठीक है, जिसमें से इंडिया को करीब $18 बिलियन SDR मिला था, और इसने करेंसी वोलेटिलिटी और एक्सचेंज रेट जो हमारे रिजर्व्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करी थी। सो दीज वर दी 10 पावरफुल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी या इंटरनेशनल इकोनॉमी टर्म्स which are essential for prelims 2025. Now there is a practice question for you. Please answer this question in the comment section below. We will be publishing the answer of this in the next video. So thanks for watching this. Have a great day.